अब हम देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हम जो भी टेम्परेचर फील करते हैं कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज कम है, कितना डिग्री है, 15 डिग्री है कि 50 डिग्री है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। मतलब ये जो हवा है ना, जो एयर है आपके चारों तरफ, वो कितनी ठंडी है, वो कितनी गर्म है, इसी से डिसाइड होता है हमारा टेम्परेचर। और किसी चीज़ से डिसाइड होता है क्या? आपके दिमाग के टेम्परेचर से डिसाइड होता है? बिल्कुल नहीं, एयर के टेम्परेचर से। एयर कितनी हॉट और कोल्ड है, इससे डिसाइड होता है टेम्परेचर, राइट। अब इधर थोड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, उनको हमें देखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में, 1 के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है। थर्मोमीटर सभी को पता है, क्या मेज़र करते हैं? टेम्परेचर मेज़र करते हैं। बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करते हैं, राइट। रेन गॉज, रेन में, नाम में रेन है। रेन गॉज से क्या मेज़र करते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये कोई बहुत भारी भरकम मशीन नहीं होती है, ये नॉर्मल सी एक मशीन होती है, मशीन भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ बॉक्स होता है, ठीक है। विंड वेन क्या होती है? देख रहे हैं हम, इससे हमको पता चलता है कि विंड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो हमने 4 जो है कि इंस्ट्रूमेंट देखें, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज, विंड वेन। आगे देखते हैं इधर क्या है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स एंड आर हॉटर दैन विंटर्स। मतलब कि टेम्परेचर केवल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर केवल दिन और रात में ही फ़र्क नहीं होता। देखिए, दिन में ज़्यादा गर्म होता है, रात में थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है ना, थोड़ी ठंड होती है। और जो है कि सीज़न पे भी तो टेम्परेचर डिपेंड करता है ना। समर्स हैं तो दिन और रात कुल मिला के ज़्यादा गर्मी है, अगर विंटर्स हैं तो दिन और रात दोनों मिला के ज़्यादा ठंड है ना। तो टेम्परेचर डे बाई मतलब कि हर दिन जो है कि डिफरेंट होता है, दिन और रात भी डिफरेंट होता है, और पर सीज़न पे भी डिपेंड करता है। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. What is insolation? जो सूरज से सन से हमें जो भी अर्थ पे हमें एनर्जी मिलती है, जो भी टेम्परेचर मिलता है, जो भी एनर्जी और लाइट्स उसकी मिलती हैं, उसी को इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं किसी भी जगह का टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इंसोलेशन ही होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये अर्थ है, ठीक है, ये टिल्टेड है ना, दैट्स वाई ऐसे मैंने करी हुई है। तो ये हमारा पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर, और सन ऐसे है। तो सन की सबसे ज़्यादा रेज़ कहाँ पे पड़ेंगी? सन की ज़्यादा रेज़ ये 0 डिग्री पे पड़ती हैं ना। थोड़ा सा मेरा ये फिगर ये सन है, और इधर मैंने बनाई ऐसे अर्थ, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। तो सबसे ज़्यादा सन की रेज़ कहाँ पड़ रही है? सबसे ज़्यादा सन की रेज़ ये इक्वेटर पे पड़ रही है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इसको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है? इंसोलेशन ऑफ सन नहीं इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट सन की रेज़ की वजह से ही तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब यहाँ देखो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे इतना जो है कि सन का इंसोलेशन पड़ता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है कि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। यही बात मैंने अभी यहाँ समझाई दी आपको। ये क्या हो गया जो भी अच्छा लग रहा है। तो ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है, ये पोल्स हैं। तो कह रहे हैं कि इक्वेटर, मैं इसको यूज़ करूँगी, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हैं, तो कह रहे हैं टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि सन का इंसोलेशन, सन की गर्मी कहाँ पड़ती है? ये इक्वेटर पे पड़ती है। और धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन के इंसोलेशन में कमी आने लगती है, इसीलिए टेम्परेचर जो है कि धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन धीरे धीरे कम होने लगता है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। वही मैंने बात समझा दी, यही सारी बात है। टेम्परेचर इज़ इन सिटीज़। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है विलेजेस की अपेक्षा, ठीक है। क्यों? द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स।
आप देखते होंगे कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन बिल्डिंग्स में क्या यूज़ होता है, कंक्रीट, मेटल, ये सारी चीज़ें जो है कि यूज़ होती हैं। तो दिन भर में जब सूर्य की गर्मी पड़ती है ना, तो जब दिन भर में सूर्य की गर्मी पड़ती है तो ये सब उसको क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये जो रोड बनती है कंक्रीट की, चारकोल की, ये सब जो है कि टेम्परेचर, हीट को क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक शब्द आगे यूज़ हुआ था सबसे पहले, यहाँ पे, हीट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। हीट को क्या करते हैं, ये लोग ट्रैप कर लेते हैं। और रात में क्या करते हैं, रात में इसी हीट को वो लोग रेडिएट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। देखो यहाँ पे द हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात में इसी हीट को वो लोग रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गांव में जो है कि गांव में कैसे घर होते हैं, घास फूस के घर होते हैं, तो गांव में ज़्यादा हीट जो है कि ये लोग ट्रैप नहीं कर पाते हैं। लेकिन शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग ज़्यादा हीट ट्रैप करती हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है शहरों का ज़्यादा हो जाता है गर्मी गाँव की अपेक्षा, क्योंकि गाँव में वापस कोई रेडिएट करने वाला कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर कैसा मौसम रहेगा, बड़ा ही ठंडा और शांत मौसम रहेगा, और 4 बजे के करीब बड़ी ठंड हो जाती है सुबह की। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे दिन भर में जो हीट ट्रैप हुई है, रात में वही हीट छोड़ी जाती है। तो टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आता दिन और रात के। अब देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर, दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। वही बात बार बार लिखी है जो मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये शहरों की, वो वार्म एयर को ट्रैप करती हैं और रात में जो है कि इसको रिलीज़ करती हैं। इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का। द स्टैंडिंग यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस है, सबको पता होगा। क्यों इसका नाम क्यों एक डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि एंग्रेज सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पे सेल्सियस पड़ा है। और बहुत ही कॉमन सी बेसिक जानकारी है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आपको ना पता हो। ऑन द मून, जो हम नहीं, जब जो भी एस्ट्रोनॉट वगैरह चंद्रमा पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि वो लोग एक स्पेशल तरह का सूट पहन के जाते हैं। क्यों पहन के जाते हैं, तो हमें पता है ना, मून पे कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर प्रेशर नहीं है मून पे, राइट। तो क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मल यहाँ अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे ऊपर एयर इतनी ज़्यादा एयर है, तो एयर का प्रेशर पड़ता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर जो ब्लड है, वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वापस एटमॉस्फेयर की तरफ। अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से एक प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ, और एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारी बॉडी की तरफ। ये हम हैं, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम है, ये एटमॉस्फेयर है। तो हमारी बॉडी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर हमारी तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, हमें कुछ प्रेशर फील ही नहीं होता, हम न्यूट्रल एकदम फील करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है चंद्रमा पे, जब मून पे जाते हैं, जैसा वहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई एयर प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में तो ब्लड है, हमारी बॉडी तो प्रेशर एक्सर्ट करी, तो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ, लेकिन बाहर से कोई प्रेशर मिलता ही नहीं है। जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है तो ये प्रेशर न्यूट्रल नहीं हो पाता है। तो इस प्रेशर की वजह से हमारी शरीर के अंदर की नसें फट जाती हैं, क्योंकि वहीं से तो प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, और इस प्रेशर को काउंटर करने वाला बाहर से कोई प्रेशर नहीं मिलता है, तो इस वजह से हमारे शरीर की नसें फट सकती हैं। इसीलिए हम वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव सूट पहन कर जाते हैं, जो कि एयर से भरा होता है। एयर से भरा होगा, क्यों एयर से भरा होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी प्रेशर फेंक रही है, उस सूट में जो एयर है वो भी हमारी बॉडी पे प्रेशर फेंकती है। इससे जो प्रेशर खेल है वो न्यूट्रल हो जाता है, और कुछ भी ये हमें नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता है। और अगर हम ये सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारी फट जाएंगी और हम कैन फिश। समझ में आई बात, ये डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी हमें इग्नोर और स्किप नहीं करना है। एयर प्रेशर हम पढ़ेंगे। एयर प्रेशर क्या होता है, देखो, You will be surprised to know that air above us pressures us with a great force on our body। हमने बताया है कि हमारे चारों तरफ की जो एयर है हमारे ऊपर एक बड़ा प्रेशर डाल रही है, लेकिन हमें ये फील नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम भी जो है कि काउंटर प्रेशर डालते हैं, हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर डालती है एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर की डेफिनीशन क्या होगी, तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air।
एयर के वेट के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है अर्थ की सरफेस पे, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। यानी कि जितनी भी एयर है वो अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर लगाती हैं उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात होती है एज वी गो अप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर हैं हमने पढ़ा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जैसे वर्टिकली बात हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, एयर प्रेशर फॉल डाउन, एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली, कम होता जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है सी लेवल पे। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है, सी लेवल पे। उसके बाद प्रेशर क्या होता है, हाइट के साथ डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, हाइट के साथ डिक्रीज़ होता रहता है। इसीलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स अपने एस्ट्रोनॉट सॉरी क्या है, जो ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड से, वहाँ एयर प्रेशर कम होने लगता है तो ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। और हिमालय वगैरह पे जाओ, पहाड़ी हिली एरियाज़ पे, नैनीताल इवेंट चले जाओ, आपको ये चीज़ फील होगी, वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल पीपल, उनकी हैबिट हो चुकी होती है। लेकिन हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ये चीज़, मतलब हमारा शरीर, हमारी बॉडी इसको इतनी जल्दी क्या कहेंगे, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर फॉल्स रैपिडली, ये बात ध्यान रखनी है। इसी वजह से जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे लोग चढ़ाई करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ये बात एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, यही रीज़न है। कोई पूछे पहाड़ों पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं एयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली, एयर प्रेशर मतलब एकदम तेज़ी से घटने लगता है, और जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये तो हमने पढ़ा वर्टिकली। लेकिन अभी हम बात करें तब, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, हाँ सॉरी कुछ हो गया था। एज वी गो, ये बात हो गई। अब उसके बाद द हेयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट, ये हमने पढ़ लिया। हॉरिजेंटली, अभी हम ये वर्टिकली बात कर रहे थे ना, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हॉरिजेंटली the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। मतलब कि हॉरिजेंटली हवा कैसी चलती है, विंड क्या होता है, हॉरिजेंटली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या है, हॉरिजेंटली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो अब हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन हम एयर प्रेशर का पढ़ रहे हैं, तो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर प्रेशर का, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि किसी जगह पे एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा हॉरिजेंटली और किसी जगह पे एयर प्रेशर कम रहेगा। ये किस पे निर्भर करता है, तो ये टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। कैसे करता है आगे देखेंगे। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसको मैं यहाँ से समझाऊंगी। यहाँ पे इक्वेटर है, सेम कलर हो गया है, तो ये इक्वेटर है, ठीक है, सन है, सन की सबसे ज़्यादा रेस कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ की आसपास की जो वायु है, यहाँ की आसपास की वायु है, जो एयर है, वो विंड है, जो क्या होगी, वो गर्म होगी। और जैसा मैंने बताया अर्लियर की जो है कि जो गर्म हवा है, जो विंड है, वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। जब ऊपर की तरफ उड़ेगी यानी कि हवाएं दूर दूर हो गई, हवाएं एकदम दूर दूर हो गई। क्या हवाएं पास हैं, गर्म होकर के दूर उड़ रही हैं, तो देख रहे हैं दूर उड़ रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कैसा प्रेशर जोन होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन होगा। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, एयर गेट्स हीटेड, एयर हीट होती है, गर्म होती है, एंड राइजेज, ऊपर की तरफ उठती है, दूर दूर जाती है। कोई भी चीज़ गर्म करने पर दूर दूर भागती है, आप देखते हैं कि नहीं। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, जिससे कि एक लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ, और लो प्रेशर एरिया होगा तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे होगा, क्लाउडी स्काई होंगे, बादल होंगे, और वेट वेदर होगा। कैसा वेदर होगा, वेट वेदर होगा, ठीक है। यानी कि हमेशा लगेगा कि अभी बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आर्द्र वाला, नमी वाला मौसम होगा, क्लाउडी स्काई होंगे, मौसम साफ़ नहीं होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो रिपीट वीडियो देख लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब देखते हैं हाई प्रेशर एरिया कैसे बनता है। इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे लो टेम्परेचर है,
जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ की एयर क्या होती है, कोल्ड होती है, वहाँ की एयर ठंडी होती है, इस वजह से वो हैवी होती है, कंडेंस होती है, और नीचे की तरफ क्या करती है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हैवी एयर यहाँ पे होगी, यहाँ पे सन की रेज पड़ेंगी डायरेक्टली, यहाँ पे सन की रेज यहाँ इक्वेटर पे पड़ रही हैं, यहाँ पे पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर के हैवी होगी और नीचे ही तैरेगी, नीचे ही तैरेगी, ऊपर उड़ने की बजाय वो नीचे ही तैरेगी, और जब नीचे सारी एयर यहीं 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 जमा हो गई तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। हाई प्रेशर एरिया बनेगा ना। अगर एयर हल्की होती और दूर दूर फैलती ऊपर की ओर उड़ती तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनता, नहीं बनता। हाई प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है, जब सारी एयर नीचे होकर के यहीं तैर रही है, यहीं पे रह रही हैं, तो हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। और हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्लियर स्काई होगी, क्लियर एंड सनी स्काई होगी। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया में क्या होगा, क्लियर एंड सनी स्काई होगी। आगे देखते हैं, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें क्या याद रखनी है कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। कैसे मूव करती है हम देखते हैं। देखो कि मान लो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ये सब नहीं है, यहाँ पे एयर गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, एयर गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो यहाँ का स्पेस खाली है, यहाँ का स्पेस खाली है। अब यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं नीचे बैठेंगी, नीचे की तरफ तैरेंगी। ठीक है, अब उनको यहाँ पे स्पेस खाली मिला, यहाँ पे खाली मिला तो दौड़ करके यहाँ आ जाएंगी, दौड़ करके सारी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो एयर कहाँ से मूव कर रही है, एयर ये हाई प्रेशर जोन है ना, तो ये हाई प्रेशर जोन है और ये लो प्रेशर जोन है। तो यहाँ की हवाएं, ये लो प्रेशर की हवाएं ठंडी होकर के ऊपर उड़ी, ठंडी होकर के ये अपने किस वजह से, अपने नेचर की वजह से ठंडी होकर गर्म होकर के, क्या बोल रहे हैं, गर्म होकर के हवाएं हल्की हुई और अपने इस नेचर की वजह से हल्की होकर के ऊपर उठी। तो यहाँ का स्पेस खाली हो गया, नीचे का स्पेस खाली हो गया। जब नीचे का स्पेस खाली हो गया तो इन हाई प्रेशर जोन की हवाएं जो कि नीचे ही तैर रही थी भारी होकर के, उनको यहाँ जगह मिल गई तो ये यहाँ आ गई। तो हाई प्रेशर, तो एयर किधर की तरफ मूव कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। फिर यहाँ आकर के हवाएं गर्म होंगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हल्की होकर के फिर ऊपर उठेंगी, फिर इधर हल्की होकर के ऊपर उठेंगी, फिर इधर की हाई प्रेशर की हवाएं इधर आएंगी। तो समझ में आ गया ना कि एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विंड। विंड क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है, जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है उसी को विंड कहते हैं। यानी कि हमेशा एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बात एकदम याद रख लो। अब देखो, यू कैन सी विंड एट वर्क। कभी कभी हवाएं क्या करती हैं कि जो सूखी पत्तियां होती हैं उसको नीचे ज़मीन पे गिरा देती हैं, कभी कभी तो पूरे, जब तूफ़ान आता है तो बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ देती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है कि विंड कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं कि तुम विंड में खड़े नहीं हो सकते। जैसे कभी कभी हम छाता लेकर जाते हैं, बहुत तेज़ आंधी चल रही है तो छाता एकदम पलट जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब विंड जेंटल भी हो सकती हैं, जेंटली भी फ्लो कर सकती हैं और बहुत जो है कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने ये आपको कुछ विंग्स देखनी है और ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये प्रेशर बेल्ट्स हैं और इधर कुछ हम विंग्स देखेंगे कितनी तरह की विंग्स होती हैं। तो पहली है परमानेंट विंग्स, सीजनल विंग्स, लोकल विंग्स। परमानेंट मतलब नाम से ही है कि परमानेंट रहेंगी, हमेशा ये एक ही जैसे रहेंगी। तो द ट्रेग्ड विंग्स, परमानेंट विंग्स नाम से ही क्लियर है डेफिनेशन, जो हमेशा एक जैसी ही बहेंगी। अब इसमें कौन कौन सी विंग्स आती हैं, ट्रेग्ड विंग्स आती हैं, व्यापारी पवनें, वेस्टर्लीज आती है, ईस्टर्लीज आती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूछता है ट्रेग्ड विंग कौन सी है, वेस्टर्लीज कौन सी है, ईस्टर्लीज कौन सी है, ये सारी क्या है, परमानेंट विंग्स हैं, अभी बताएंगे। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नाम से ही क्लियर है ना कि ये परमानेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। उसके बाद सीजनल विंग्स, नाम से ही क्लियर है कि किसी एक स्पेशल सीजन में ही फ्लो करेंगी। ठीक है ना, ये अलग अलग सीज़न में अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। इसका एग्जांपल कौन सा होगा, मॉनसून विंग्स। क्या होगा, मॉनसून। जैसे कि अगर हम बात करें जून के टाइम पे इंडिया में मॉनसून कहाँ से आता है, तो हम थोड़ा सा अगर थोड़ा मेरी अच्छी नहीं आर्ट, तो जून के टाइम पे मॉनसून यहाँ से एंकर करता है इंडिया में, सबसे पहले केरल में एंकर करेगा। तो ये और फिर ऐसे चलता है, इसकी दो शाखाएँ हो जाती हैं ऐसे ऐसे। तो ये कौन सा मॉनसून है, ये साउथ
ये साउथ में है और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून है। गर्मी में साउथ वेस्ट की मानसून है, लेकिन ठंड के टाइम पे यही मानसून ऊपर से यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो तमिलनाडु आंध्रा में वर्षा होती है तो इस वाले मानसून के कारण होती है। तो मानसून विंग्स गर्मी में इधर से ऐसे चली तो बारिश कराई, फिर वापस से ये ऐसे चली, है ना। तो ये डिफरेंट सीज़न में इन्होंने अपना डायरेक्शन बदल लिया ना, तो ये क्या हुई, सीज़न हुई, मौसम बदल जाता है ना। गाना भी इस पर बहुत सारा बना हुआ है, मौसम की तरह बदलना चाहोगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसे रिलेट कर लो कि कौन बदलता है, मौसम बदलता है। तो सीजनल विंग कौन सी हुई, मानसून्स। लोकल विंग्स क्या है, लोकल विंग्स लाइक बोलते हैं ना, लोकल डिश, लोकल ट्रेडिशन, मतलब जो एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक रीजन में बहती हैं, स्पेसिफिक रीजन में कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, एक स्मॉल एरिया में किसी एक पर्टिकुलर दिन या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहती हैं। जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज क्या होती हैं, ये बहती हैं कोस्टल एरियाज़ में। कहाँ बहती हैं, कोस्टल एरियाज़ में। बाकी यहाँ ये मैदानी क्षेत्र में नहीं बहेंगी, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में नहीं बहेंगी, ना ही हिमालय रीजन में बहेंगी। तो ये क्या हो गई, लोकल विंग्स हो गई। इसके अलावा लू, नदर्न प्लेन्स में, यूपी बिहार ये नदर्न एरिया है ना, यहाँ के एरिया में क्या बहती है, लू बहती है। जब बहुत जून की गर्मी होती है ना, तो बहुत एकदम गर्म हवाओं के थपेड़े से लगते हैं चेहरे पे, उसी को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, लोकल विंग्स। अब ये लू हिमालय पे तो जाके नहीं चलेगी ना, केरल में जाके तो नहीं चलेगी, मुंबई में जाके नहीं चलेगी ना, एक स्पेसिफिक एरिया में चल रही है, तो इसीलिए क्या है, लोकल विंग है। समझ आ गई। मेजर प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट क्या होता है, किसी भी जो एक लंबे कह सकते हैं, एक बड़े से एरिया में जो एयर का प्रेशर होता है उसी को प्रेशर बेल्ट कहते हैं। मतलब एक बड़े एरिया में एक कैसा एयर जो है कि वहाँ पे प्रेशर बना रही हैं, तो उसी को प्रेशर बेल्ट कहते हैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हमने ये देखा, हमारी ये इक्वेटर है। इक्वेटर में सन की रेस सबसे ज़्यादा पड़ेंगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी, जिससे कि लो प्रेशर एरिया बनेगा। जिससे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। और ये बनता किधर है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ सबसे ज़्यादा ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बनता है। अब इसी में देखो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, इसी के बीच में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी कि 10 के बीच में ही तो आएगा ना। वहाँ पे कौन सा एरिया बनेगा, यहाँ पे डोल्ड्रम एरिया बनेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डोल्ड्रम्स, क्या लिखा हुआ है, डोल्ड्रम्स। देखो डोल्ड्रम्स एरिया क्या होता है, शांत एरिया होता है। कैसा एरिया होता है, शांत एरिया होता है। शांत कैसे होगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। सॉरी, ये अर्थ है, ये इक्वेटर 0 डिग्री हो गई, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दे रहे ताकि समझ में आए। ये हमने 10 डिग्री नॉर्थ कर दिया, ये हमने 10 डिग्री साउथ कर दिया। इसी में हमने यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है। और ये 5 डिग्री साउथ है, ये नीचे वाला भाई साउथ, ठीक है, 5 डिग्री साउथ। तो अब हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन की रेस पड़ रही है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे कौन सा एरिया बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। लो प्रेशर एरिया बनेगा 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के बीच में एकदम भयंकर तरह से गर्मी पड़ेगी और लो प्रेशर एरिया बनेगा। लेकिन लो प्रेशर एरिया बनता है तो इससे हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं, हवाएं ऊपर की तरफ उड़ेंगी तो लो प्रेशर कम पड़ेगा ना, तो ये एरिया कैसे होगा, शांत एरिया होगा, एकदम तूफान नहीं आएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शांत एरिया होगा, जो सबसे ज़्यादा अगर हम शांत एरिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा शांत एरिया ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में होगा। यहाँ पे जैसे ही हवाएं आएंगी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, इस एरिया में, इस जोन में हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और ऊपर उठेंगी, यानी कि एकदम हवाओं का प्रेशर नहीं है, एकदम मिडिल एरिया है ना। देखो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ही पूरा मतलब कि लो प्रेशर है, लेकिन ये 5 डिग्री के बीच में कुछ ज़्यादा ही लो प्रेशर है। लो प्रेशर रहेगा, शांत एरिया रहेगा, कोई तूफान आंधी नहीं, एकदम बढ़िया सा मौसम। और इसी को डोल्ड्रम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम किसे कहते हैं, शांत एरिया वाले क्षेत्र को कहते हैं 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ठीक है।
और बाकी जो हमने पढ़ा 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये जो है कि आपका कौन सा एरिया है, इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया। इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ है। लो प्रेशर एरिया 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, एकदम शांत एरिया है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक नाम दिया है डोल्ट्रम। क्लियर एवरीथिंग? देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया, ब्रैकेट में डोल्ड्रम भी इसी को दे दिया है, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ होता है डोल्ड्रम, और इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया बोले तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। आगे देखते हैं, और ये यहाँ पे क्यों होता है, किस रीज़न की वजह से होता है, तो टेम्परेचर की वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से ये एरिया होता है। इसके अलावा यहाँ पे हाई प्रेशर है नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल पे भी हाई प्रेशर है, दिखा देते हैं, ये साउथ पोल, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। तो ये हाई प्रेशर नॉर्थ और साउथ पोल पे ये किस कारण हो रहा है, ये भी टेम्परेचर के कारण हो रहा है। भाई सन की रेस तो यहाँ पड़ रही है ना, यहाँ पड़ रही है सन की रेस, यहाँ सन की रेस ही नहीं आ रही है, इंसोलेशन ही नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की हवाएं गर्म नहीं हो पाएंगी, यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी रहेंगी, बहुत हैवी रहेंगी, इसी वजह से बहुत हैवी रहेंगी। तो यहाँ पे कौन सा एरिया बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। किस वजह से बन रहा है, लो टेम्परेचर के कारण। किस वजह से, लो टेम्परेचर के कारण। इक्विलेटरल लो प्रेशर एरिया क्यों बना, हाई टेम्परेचर के कारण, ये लो टेम्परेचर के कारण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं। देखो ये जो हम कह रहे थे कि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली की बात हो रही थी, देखो ये जो हवाएं आ रही हैं नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड कैसी हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये देखो ये ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इनको, नॉर्थ ईस्ट। और इधर वाली भी साउथ ईस्ट से आ रही है, इसीलिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोल रहे हैं इसको। समझ आई, दिशाओं के अकॉर्डिंग होता है ये। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन 35 डिग्री नॉर्थ टू 35 टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में कैसा एरिया बनेगा, ये हाई प्रेशर एरिया बनेगा। कैसा एरिया बनेगा, सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ की जो वायु है, यहाँ की जो विंड है, हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठी, हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी, सॉरी हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी, तो यहाँ ही पे तो आएंगी, तो यहाँ पे और एयर पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ की एयर पे और यहाँ की एयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। क्या एयर कौन सा बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद सब पोलर रीजन पे लो प्रेशर एरिया बनेगा। सब पोलर रीजन पे लो प्रेशर एरिया बनेगा क्योंकि इधर से हवाएं आएंगी, इधर से हवाएं आएंगी, तो हर तरफ से हवाओं के टकराने के कारण यहाँ पे हवाएं जितनी ऊपर उठ जाएंगी और लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब ये 7th क्लास की में इतना अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर क्लासेस में ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हमें बस इतना याद रखना है कि इक्विलेटरल पे लो प्रेशर एरिया है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, पोल्स पे हाई प्रेशर है ड्यू टू लो टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल रीजन पे हाई प्रेशर है हवाओं के बैठने के कारण, और सब पोलर रीजन पे हवाओं के टकराने के कारण लो प्रेशर है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। साइक्लोन, यहाँ पे उड़ीसा में साइक्लोन आया था, कब आया था, 1999 में। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनता है, क्योंकि उड़ीसा किधर है, उड़ीसा कौन से तट पे है, इधर है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे है ना उड़ीसा, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से ही साइक्लोन उठ के उड़ीसा में बहुत तबाही मचाया था। उसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी हैं, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है, आप कहानी की तरह इसको न्यूज़ की तरह पढ़ सकते हैं। मॉइस्चर पे आते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, देखो व्हेन वाटर एवापोरेट्स, जब वाटर एवापोरेट होता है फ्रॉम लैंड और एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तालाब है, यहाँ पे कुछ है, तो वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेट कैसे होता है, सन की गर्मी पड़ती है, भाप बन के उड़ता है। जैसे कि जैसे कि घर में गैस पे अगर आप चढ़ा देते हैं पानी भगोने में, तो भी तो वाटर इवापोरेट होता है ना। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं उससे, तो एक बिकम्स वाटर वेपर, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, इवापोरेट होकर के वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, और हवा में किसी भी टाइम अगर मॉइस्चर है तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है ना, मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर मतलब अगर पानी है, वाटर वेपर है एयर में, तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी है। और कैसा मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, ह्यूमिड दिन है। When the air is full of water vapor, जब एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, इवापोरेशन हुआ, वाटर वेपर्स आ गए एयर में, तो हम क्या कहेंगे, एक ह्यूमिड डे है। ठीक है, और ह्यूमिड डे में क्या होता है,
आगे बताएंगे। जैसे जैसे एयर गर्म होती है उसकी कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाटर वेपर उसमें आ जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। और एक ह्यूमिड डे कैसा होगा भाई, कपड़े नहीं सूखेंगे, हमारा पसीना नहीं निकलेगा ढंग से, और हमें क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी। ठीक है, कहेंगे कैसा गंदा सा दिन है, मतलब ना ही ठंड है ना ही गर्मी है, ऊपर से चिपचिपी वाली गर्मी है, पसीना ढंग से निकल नहीं रहा है और इरिटेशन होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है ह्यूमिड डे एक। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर राइज होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ठंडे होने शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देते हैं। और यही वाटर वेपर कंडेंस होकर के बादल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। और उन्हीं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। क्लाउड्स क्या होता है, कुछ नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स से ही क्लाउड्स बनता है। क्या होता है, सबसे पहले देखो, वाटर इवापोरेट हुआ, वेपर्स बने, ठीक है ना, वेपर्स बने, फिर वेपर्स ठंडे होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बना देती हैं, बादलों का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो पानी था, पानी इवापोरेट हुआ, वायु में जो है कि एयर में क्या हुई, वेपर्स बढ़े, वेपर से फिर वेपर्स ज़्यादा हो गए, वेपर्स ठंडे होकर ऊपर गए, ठंडे हुए ड्रॉपलेट्स में बन गए, ड्रॉपलेट्स बन गए ना, उसके बाद क्या हो गया, बादल बन गए। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें तो अगर हमने भगोने में नीचे यहाँ पे आग जल रही है, यहाँ पे पानी चढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर हमने ये एक प्लेट रख दी, अभी केवल पानी चढ़ाया हुआ है, देखो अभी केवल पानी चढ़ाया हुआ है, तो पानी आप देखोगे ये पानी है तो भाप बन के उड़ता हुआ आपको दिखेगा, भाप बन के उड़ता हुआ दिखेगा। फिर आपने क्या कर दी, ये जो गैस थी, जस्ट अ मिनट, ये गैस थी, इस गैस को बुझा दिया, इस गैस को बुझा दिया, तो ये वेपर होना, ये वेपर बनना बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर प्लेट ढक दी, इसके ऊपर क्या ढक दी, प्लेट ढक दी। अरे भाई, आग बुझा दी, इसके ऊपर प्लेट ढक दी, अंदर पानी है। तो जब आप प्लेट को उठा के देखोगे, प्लेट को यहाँ पे अलग रख के देखोगे, तो उसके ऊपर आपको पानी की छोटी बूंदें मिलेंगी ना, छोटी बूंदें मिलेंगी ना, तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो वही है कि क्लाउड्स कुछ नहीं है, मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, इन्हीं ड्रॉपलेट्स का क्या है, मास है। और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती हैं, कि भाई बादल कह रहे हैं अब हम नहीं तैर सकते, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी की बूंदें हैं, तो क्या हो जाता है, पर्सिपिकेशन मतलब वर्षा, बारिश हो जाती है। जैसे कि हमारी आँखें मान लो बादल हैं और हमारी आँखों में आंसू है, लेकिन जब तक छोटा है तब तक हम उसको छुपा लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो गया तब आँखें कहती हैं भैया अब हम बोझ नहीं झेल सकते, और वो आंसू हमारे आँखों से बहने लगता है। इन अ सेम वे बादल जब पानी की बूंदों का बोझ नहीं झेल पाते हैं तो वो पर्सिपिकेट हो जाते हैं, बरस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जेट प्लेन का एग्जांपल दिया है। जब जेट प्लेन हवा में बहता है तो हम उसके पीछे हमको एक वाइट ट्रेल ऐसी दिखती है, ऐसे जेट प्लेन बह रहा है नहीं सॉरी उड़ रहा है, गंदा सा मैंने ये जेट प्लेन बना दिया, तो उसके पीछे ये वाइट ट्रेल दिखती है ना, तो ये ट्रेल क्या है, ये ट्रेल है मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स, उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, फिर उससे क्या होता है, उसी कंडेंस मॉइस्चर को हम देखते हैं तो हमको वो वाइट ट्रेल के रूप में दिखता है। और कब तक दिखता है, जब तक वहाँ की जो एयर है इसको मतलब अपने मूवमेंट से इधर उधर डिस्टर्ब ना करें। जस्ट क्या लिटिल कॉन्सेप्ट, पर्सिपिकेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ, मतलब जो भी बारिश जो भी अर्थ पे होती है वो जो है कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। पर्सिपिकेशन जो भी पानी गिर रहा है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है मतलब ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है हमें कहाँ से मिलता है, रेन वाटर से मिलता है। ठीक है, प्लैंक्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में वाटर को। कैसे हेल्प करते हैं, अगर प्लैंक्स नहीं लगे हैं तो वहाँ की मिट्टी नहीं रुकेगी, मिट्टी बह जाएगी, मिट्टी के साथ पानी भी बह जाएगा, लेकिन मिट्टी है तो मिट्टी से पानी नीचे छनता ग्राउंड वाटर में फ़िल्टर होकर के एकदम पीने लायक पहुँचता है। जब ट्रीज़ हिली एरियाज़ पे क्या होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, तो मतलब रेन वाटर जो ऐसे है हिली एरियाज़ पे तो पानी ऐसे बह जाता है, माउंटेन एरियाज़ में वहाँ पे जो है कि पानी रुक नहीं पाता है, साथ साथ वहाँ पे फ्लड भी आते हैं उस एरियाज़ में, क्योंकि पानी अंदर ग्राउंड वाटर के नहीं जा पाता है तो वो नीचे एरियाज़ में जो है कि घुस जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल भी 3 तरह की होती हैं, कन्वेक्शनल, ऑरोग्राफिक, साइक्लोनिक। फिगर से ही देखते हैं, देखो ये मॉइस्ट है,
मॉइस्ट एयर है और ये बादल बन गए। अब ये बादल जो है कि इन पर्वतों से टकरा करके बारिश करे तो उसे क्या बोलेंगे, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेनफॉल किस वजह से होती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल हिली एरियाज़ में होती है, हिली एरियाज़ में होती है, माउंटेन्स की वजह से होती है, ये हमें याद रखना है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, जो साइक्लोन की वजह से हो, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लोन आ रहा है उस वजह से बारिश हो रही है, ठीक है। साइक्लोन में क्या होता है, हवाओं का ही तो सारा खेल होता है, ठीक है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, नॉर्मल सी रेनफॉल है, नॉर्मल सा जो है कि वार्म एयर राइज होकर के ऊपर गई, मॉइस्चर हुआ, फिर वेपर्स बने, फिर वॉकर ड्रॉपलेट्स बनी, फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, फिर बारिश हुई, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली ना ही प्लांट्स रह सकते हैं बिना रेनफॉल के, ना ही हम रह सकते हैं। और रेन वाटर से क्या होता है, फ्रेश वाटर मिलता है, अर्थ की सरफेस में फ्रेश वाटर मिलता है ना, मिट्टी है, पानी पड़ा, सो छन छन के नीचे एकदम फ्रेश वाटर पहुँचता है, ठीक है। अगर रेनफॉल कम हुई, इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, कम हुई, वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट अकर, क्या पड़ता है पता है, सूखा पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है, अकाल हो जाता है। और अगर ज़्यादा हो गया तो फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और पर्सिपिकेशन के अलग अलग फॉर्म हैं, देखो, यानी कि जब जो है कि पानी जब ये बादल से पानी नीचे आता है तो केवल वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के रूप में नहीं आता है, बहुत से रूप में आता है, स्नो बर्फ़ के रूप में भी आता है। कहाँ पे, हिली माउंटेन्स एरिया में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, तो जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं लो टेम्परेचर के कारण वो बर्फ़ बन जाते हैं, स्लीट और हेल, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ पर्सिपिकेशन है। एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन वेज। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ओजोन। ओजोन इज़ द राइट आंसर। इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेरी इजी, कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि हम इसी ट्रोपोस्फेयर ही हमें अपना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड्स किस में नहीं होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, उसमें तो होते ही हैं, मेजोस्फेयर नहीं, स्ट्रैटोस्फेयर में नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे प्लेन वगैरह उड़ते हैं। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद व्हेन पर्सिपिकेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, पर्सिपिकेशन लिक्विड फॉर्म में आता है तो क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। फाइन। देखो, ट्रेग विंग्स कौन सी हैं, जो परमानेंट होती हैं, है ना, ट्रेग विंग्स तो परमानेंट होती हैं ना। लू कहाँ बहती है, लू बहती है सीजनल विंग, इनकमिंग सोलर, लोकल विंग, हाँ लू लोकल विंग है, ठीक है ना। एक नदर्न प्लेन्स में ही तो बहती है, हर जगह नहीं बहती है। मॉनसून क्या है, मॉनसून सीजनल विंग है, कभी कभी आती, मतलब वो अपना हर सीज़न के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। विंग क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, ये मैंने बताया ही था, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया लेकिन इट वाज नाइस। सो अगर आपको ये चैप्टर, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे एफर्ट पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।